आपकी जो मूवमेंट हमें दिख रही है 2 3 4 महीने से, क्या 6 महीने से, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आप भी चुनाव लड़ सकते हैं आमदार के लिए? देखिए देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मौका मिलेगा तो मैं भी लड़ूंगा। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हम शिवसेना मुस्लिम संघ के ठाणे शहर जिला अध्यक्ष अनवर कच्छी साहब के निवास पर आया था और उनसे राजनीतिक जो है कुछ बातें करनी थी कि इस समय मुमरा शहर में क्या राजनीति चल रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आपको बता दें कि अनवर कच्छी साहब जो है पिछले कई सालों से और इधर कई महीनों से जो है क्या कहते हैं कि मुमरा के विकास के लिए कुछ न कुछ कदम ये उठाते जा रहे हैं। अभी इन्होंने जैसे क्या कहते हैं कि कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था इससे पहले, और इन्होंने अभी जो है यहाँ पूरे मुमरा शहर में एक भी ईदगाह नहीं है, तो उसके लिए भी जो है इन्होंने वर्तमान सांसद श्रीकांत शिंदे साहब को एक लेटर दिया है कि यहाँ पर ईदगाह की जो है व्यवस्था की जाए, जमीन है उसका अलॉटमेंट किया जाए। दूसरी चीज है, मुमरा शहर में आपको बता दें कि आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सुबह और शाम में तो बहुत ज्यादा रश रहता है। तो इसी को देखते हुए अनवर कच्छी साहब काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि मुमरा स्टेशन पर बस स्टॉप एक बनाया जाए। बस स्टॉप? बस स्टॉप का मतलब बस स्टैंड। बस स्टैंड, बस स्टॉप बोला तो एक बस रुकने के लिए दो खंबे हो गए कम तो से कम 2 3 बस, वहां पे कम से कम साइड यानी में, रोड से हट कर, रोड से हट के तो 3 4 बस ऐसी लगे कि मुमरा के, ताकि लोगों को आसानी हो। क्योंकि जब शाम शाम के वक्त रेलवे ट्रेन से जब लोग उतरते हैं तो वहां काफी भीड़ हो जाती है और जरा सा अगर बता दे कोई बस अगर रुक गई या रोड पे कोई रिक्शा आ गया तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग आ जा नहीं पाते। तो उन्हीं जनता का जो है ध्यान देते हुए अनवर कच्छी साहब ने उसके लिए भी खासदार श्रीकांत शिंदे साहब और वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे साहब को जो है आपने लेटर दिया है कि ये व्यवस्था किया जाए। तो अनवर साहब जो है, आपके दिमाग में ये आइडिया कब से आया कि ये सब चीजें जो है जो समाज की से ईदगाह के लिए? ईदगाह के लिए मैं करीब 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ, मगर वो जगह का मैं कहीं पर सेटअप नहीं बैठ रहा था। जी और मौजूदा हालात आप देख रहे 1 2 साल से जी जी कि जो आरक्षण के भूखंड थे जी। उमरा के अंदर, हाँ हाँ उसके ऊपर मौजूदा आमदार के कुछ खास लोग हैं, वो हाँ। जो पूरे बिल्डर लॉबी के हैं। तो अच्छा। उनके दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि ये यहाँ पे भी बिल्डिंग बने, वहां पे भी बिल्डिंग बने। महानगर पालिका के इतने भूखंड को इन लोगों ने उलट पलट कर दिए और अपने मुफाद के लिए, एक आदमी के मुफाद के लिए मैं बोलूंगा 10 लाख लोगों की सुविधा इन लोग छीन रहे हैं। यहाँ का जो आमदार है जितेंद्र आवाड़ है, उसके 2 3 खास लोग हैं, बाकी के तो अभी तुम देख ली कि सब बढ़ गए, सब सब जा रहे हैं, सब अजित दादा गुट में। नहीं, तो अभी तो कुछ लोग गए हैं जो है वो पार्टी चेंज कर दिया और अजीत दादा पवार की पार्टी में बहुत से लोग उनके साथ के लोग छोड़ के मगर चले जो गए। जो जिनको जितेंद्र आवाड़ साहब ने आरक्षण की जमीन दी है, वो कभी नहीं जाएंगे। आरक्षण की जमीनों के ऊपर उनकी वहां बिल्डिंगें बन रही मित्तल ग्राउंड में। तो इसके लिए करके मेरे को मित्तल ग्राउंड में कहीं जगह नहीं मिली। अगर मेरे को कोई भी एनसीपी का आदमी कोई कहता है कि अनवर भाई यहाँ पे जगह है, ये प्लॉट खाली है, आप डालो, तो मैं इंशाल्लाह खासदार साहब से वहां के लिए भी निधि लाऊंगा। और मेरी एक ज्यादा नहीं, तो ईदगाह का आइडिया कहाँ से आपके अंदर आया? ईदगाह का ऐसा है कि मैं देखो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात आपने यानी मुद्दा उठाया कि ईदगाह तो है ही नहीं है। अभी देखो एक्चुअल जब हमारे जो पुराने शहर है, जी जैसे लखनऊ हो गए या जो नामचीन शहर है मुसलमानों के, तो वहां पे मैंने देखा है कि ईद की नमाज है ना, वो मस्जिदों में नहीं पढ़ते बल्कि ईदगाह में पढ़ते। नहीं, हमारे यहाँ भी, मैं भी यूपी से हूँ, तो हाँ, हमारे यहाँ भी ईदगाह में ही कोशिश की जाती है ज्यादा से कि ज्यादा ईद और बकरा ईद की नमाज जो है ईदगाह में हो जाए। ईदगाह में पढ़ी जाए। तो यहाँ पे मैं काफी टाइम से, मैं भी बहुत से जगह पे गया, मैंने भी नमाज पढ़ी, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि यार अपने भी शहर में ईदगाह होना चाहिए। नहीं, थाने उन्हें में तो है ना ईदगाह? थाना में एक ईदगाह है ना एक ईदगाह? ईदगाह है। ये मेरे ख्याल से नूरी शाह बाबा दरगाह है, जी जी। वहां पे ईदगाह है, बाकी मेरे ख्याल से राबोड़ी में भी नहीं है। तो मैंने ये क्या कि ये मुसलमानों का शहर है और काफी आबादी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि जी 1 लाख 2 लाख है, 10 जी लाख के जी करीब करीब आबादी जी है। जी। तो मैंने कहा कि इसके लिए ऊपर ये करो।
तो बीच में मैंने देखा था कि एक इंटरव्यू देखा था चंद्रबाबू नायडू का कि मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री है कर्नाटक के शायद, नहीं, या कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के। तो उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री मोदी साहब से गुजारिश करेंगे कि ईदगाह कब्रिस्तान के लिए जगह अलॉट किया जाए। तो वही आइडिया आपको लगा नहीं, कि तो मैं बोला अभी जब ये न्यूज जब आई हाँ, तो मैं बोला क्यों नहीं ये अपन पहल करें मुमरा के अंदर, कि हो सकता है अभी ये निधि पास होगी नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, जी, मगर मैंने अपने तरफ से कोशिश की और अर्जी मेरे दे को दिया है आपने। नहीं, मेरे को ये पूरी उम्मीद है खासदार श्रीकांत शिंदे पे। खासदार श्रीकांत शिंदे कभी भी भेदभाव नहीं करते। खासदार श्रीकांत शिंदे खुले मन के हैं। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं एकदम हकीकत बोल रहा हूँ भाई। मैं 15 साल से जुड़ा हूँ और पिछले 10 साल से हमारे इस वार्ड के खासदार है। उसके पहले आनंद परांज पे थे और मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ में 2009 से ज्वाइन हुआ हूँ। मैंने कोई यानी आपको करीब 15 साल हो गए। 15 साल हो गया, 15 यानी साल हो गए शिंदे साहब के साथ। शिंदे साहब के साथ में। तो आपसे तो बेहतर कोई नहीं जान सकता मुझे तो देखो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है ना, अगर तुम दो मुद्दे लेंगे, एक हाजी मलंग का है और एक कल्याण का दुर्गाड़ी का है, तो ये भी कोई एकनाथ शिंदे साहब के मुद्दे नहीं, ये पुराने मुद्दे हैं, दीगे साहब ने चलाए थे। मैं आपको बताता हूँ एकनाथ शिंदे साहब का एक ऐसा किस्सा है। थाना के अंदर वागले स्टेट के अंदर दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं था जी। वो कब्रिस्तान के लिए माननीय स्वर्गीय दीगे साहब ने उनको कहा था कि एकनाथ शिंदे साहब को उस वक्त तो वो तो उनसे जूनियर थे, जी जी जी। तो बोले एकनाथ इनके लिए कब्रिस्तान की जगह करा दो। तो वो जगह उन्होंने अपने वार्ड के अंदर वागले स्टेट में वागले स्टेट से मैयत आती थी 6-7 किलोमीटर यहाँ नूरी बाबा दरगाह के पास। तो वो फिर वो कब्रिस्तान वागले स्टेट में MIDC की जगह थी, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री ने, ये मैं आपको कम से कम 30 साल पुराना किस्सा बता रहा हूँ, तो अपने लेवल पे उन्होंने 4 JCB लगा के कुछ 1-2 एकड़ का प्लॉट उन लोगों ने क्लीन कराया और वो मुसलमानों को दिया, बोले तुम यहाँ दफनाओ। अब वो होने के बाद में कुछ दिन के बाद उनके ऊपर केस हो गई, एकनाथ शिंदे साहब शिंदे साहब के ऊपर केस हुई। शिंदे साहब मेरे ख्याल से कोर्ट में भी हाजिर हुए और वहां पे उनको मैं सलूट करता हूँ और उनकी कुछ कामगिरी है इसके लिए मैं उनके साथ में हूँ। बाकी मेरे को कोई लालच नहीं है, बहुत से आदमी बोलते सत्ता के साथ में चलते, मगर मैं माननीय एकनाथ शिंदे साहब को उनके कार्य को देख के चलता। तो उन्होंने जज साहब को एक सवाल का जवाब दिया था, बोले साहब, बोले मुसलमानों को बोले जिंदे में तो ऊपर रहने नहीं देते, कम से कम मरने के बाद तो एक जगह दे दो उनको। ये माननीय मुख्यमंत्री के अल्फाज थे कोर्ट के अंदर। तो बोले ये जगह जो मैंने की है मेरे अपने लिए नहीं की है, मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए किया। और वो जगह इतनी काफी थी उधर, बहुत बड़ी थी कि वहां पे वहां की जो आबादी थी वो आबादी के हिसाब से 4 गुना बड़ी थी। कब्रिस्तान की जगह, कब्रिस्तान की जगह जो थी आबादी से 4 गुना, मतलब जितनी कब्रिस्तान हमको चाहिए जी, वो उससे 4 गुना जगह बड़ी थी। तो वहां के कुछ स्थानिक बिल्डर थे, उन्होंने बोले साहब अभी केस तो अपन जीत गए ले, तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें बना देते। माननीय मुख्यमंत्री साहब को कहा गया, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उस वक्त कहा था कि मैंने एक बार जिस काम के लिए जो जगह वो कर दिया कब्रिस्तान के लिए, अभी मुझे अगर करोड़ों रुपए भी मिलेंगे तो भी मैं वो जगह को बदली नहीं करूंगा, वो कब्रिस्तान ही रहेगा। ये एकनाथ शिंदे की, मतलब मैं कोई 50 साल पुरानी ये नहीं बता रहा हूँ, हाल की है और कब्रिस्तान है भी अभी, ऐसा नहीं कि कब्रिस्तान खत्म हो गया है, वो कब्रिस्तान और उसको माननीय मुख्यमंत्री निधि देते रहते हैं 2-3 साल में 20 लाख 25 लाख ब्यूटिफिकेशन के लिए, कुछ के लिए। तो मैं ये बताने का मकसद मेरा ये है, एक मुमरा है हमारा जी, मुमरा के अंदर ऐसा हुआ है कि जो कब्रिस्तान थी वो कब्रिस्तान को हेर फेर कर दिया। मैं ये आपको बता रहा था कि जहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने मुमरा के लिए कब्रिस्तान पास किया था, और ये मेरे ख्याल से जितेंद्र आवाड़ साहब आने के पहले का पास हुआ है, विलासराव देशमुख ने किया हुआ है 2007 के आसपास। तो ये वो कब्रिस्तान महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पास हुआ, इन्होंने उसको पलटी करा दिया, जो अच्छी जगह थी वहां से उठा के दूसरी, जहाँ पे स्लाटर हाउस हुआ था, जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल हुआ था, वो जगह पे उन्होंने कब्रिस्तान शिफ्ट कर दिया। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि ये मुमरा में मुसलमानों के एकदम रहनुमा बनते, मुसलमानों के लिए बहुत इतनी बातें करते, मगर मुसलमानों का जो अभी कब्रिस्तान का हाल है इतना दर्दनाक है कि वहां पे पानी के अंदर मजबूर है हम लोग मैयत दफनाने के लिए।
और ये जो स्टार्टिंग में जो कब्रिस्तान का स्टार्ट हुआ था, उसके पहले साल में जो आवाज उठाई थी, मैंने उठाई थी और अनीस कुरैशी जो मेरे साथ में थे उस वक्त, जी अभी उद्धवगढ़ के अंदर, इन्होंने, हम लोग ने पहले वो वीडियो वायरल किया था। तो हमको ये कहा गया था कि ये शिवसेना वाले हैं, अपोजिशन वाले हैं, इसके लिए इन लोग कर रहे थे। मगर वो हकीकत बाद में हर साल सामने आई। आज तो इतना बेकार हाल है कि बारिश का पानी नहीं, वहां गटर का पानी आता है आजू बाजू का। तो उसके लिए भी मैंने माननीय कलेक्टर को भी लेटर दिया हूँ, आयुक्त को भी लेटर दिया हूँ, और खासदार को भी लेटर दिया हूँ कि वो कब्रिस्तान तत्काल बंद करो उसको उसको अच्छा, उस हाँ, उस कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को बंद करो, और इमीडिएटली के अंदर जो बाईपास के ऊपर, टोल नाके के ऊपर एक ट्रस्ट ने कब्रिस्तान के लिए जगह लिया जी हुआ है, और उसको खाली टीडीआर के लिए रुका हुआ है कब्रिस्तान में। उसका पैसा दिया गया, सब दिया गया, खाली अगर उसका टीडीआर मिल जाएगा, उसके अंदर मट्टी भरनी है, सब है, कल से कब्रिस्तान चालू हो सकता है। मगर वो टीडीआर के चक्कर में और कुछ बिल्डरों के उसके ऊपर, जमीन के ऊपर नजर है, इसके लिए वो कब्रिस्तान चालू नहीं कर रहे। ये कब्रिस्तान की शुरुआत हुई थी 2005 में। जी 2005 में मैं भी चरनीपाड़ा पे रहता था, और वहां पे हमारे नादिर भाई थे और बहुत से वहां के मेंबर थे। उन्होंने पैसा जमा करके, पैसा कम पड़ा तो वहां के अभी जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को पैसा दिया गया और ट्रस्ट ने बाकी का पैसा उनको दे दिया। तो इनका एक कमिटमेंट ऐसा हुआ था कि उसका जो टीडीआर मिलेगा वो जो जमीन मालिक है उसको दिया जाएगा। तो मैं बोलता हूँ टीएमसी का इतना ढीला रवैया है कि आज वो 2005, 6, 7 से लेके आज मेरे ख्याल से करीब करीब 15 साल हो गए, मगर वो कब्रिस्तान चालू नहीं कर रहे। कच्छे साहब, आपने बड़ी बखूबी जो है सारी इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपकी जो मूवमेंट हमें दिख रही है 2, 3, 4 महीने से, क्या 6 महीने से, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आप भी चुनाव लड़ सकते हैं आमदार के लिए? देखिए देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मौका मिलेगा तो मैं भी लड़ूंगा। यानी मौका मिलेगा तो आप लड़ेंगे? अगर हाँ, पार्टी मान लीजिए आप ही को टिकट दे दिया तो मैं तो एकदम एनी भाई, टाइम, एनी टाइम। आप शिंदे साहब के साथ 15 साल से हैं मैं पिछले 5 साल। और हम देख रहे हैं जितनी प्रमुखता से आप पार्टी का पक्ष रखते हैं। हफ्ते में 1 दिन ऐसा नहीं जाता कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो या आप मीडिया से मुखातिब ना हो। तो जितनी मजबूती से रख रहे हैं तो उसमें तो आप भी दावेदार हो सकते हैं। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और खासदार साहब ने अगर नजर हमारे पे घुमा दी तो हम भी लड़ेंगे। क्योंकि अभी ऐसा सिनारियो बन रहा है कि कोई फिक्स नहीं है किसी का। अगर मान लीजिए युति नहीं हो पाई, तो हमको अगर मैं देखो पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को 2019 में भी बोला, उसके पहला भी बोला, 14 में भी बोला कि साहब यहाँ मुमरा से एक तो मुस्लिम आपको कैंडिडेट देना चाहिए। जी देखिए, उस 2009 के अंदर राजन किने लड़े, जी जी वो हार गए। उसके बाद में 2014 के अंदर दशरथ पाटिल लड़े। जी उसके बाद में 2019 के अंदर दीपाली सैयद, वो तो नहीं, वो ना मुमरा के थे ना ठाणे के थे, जी जी तो वो भी लड़े। तो मैं ये पार्टी से बोलना चाहूंगा कि आप मुसलमानों को भी चांस दो ना। हम तो यानी 15 आप साल चाहते हैं से। कि एक चांस दे, और आप तो बहुत ही जो है क्या कहते हैं कि पक्के समर्थक हैं और पार्टी के शहर अध्यक्ष भी हैं ठाणे जिला मुस्लिम संघ के। मैं देखो, जब 2.5 साल पहले, जी 2-2.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अलग निर्णय लिया, तो हमने बिना सोचे समझे हम्म, मुमरा के अंदर पहला बैनर मेरा लगा था कि मैं मुख्यमंत्री के साथ में हूँ, जी और मुख्यमंत्री साहब के बंगले पे भी हम लोग समर्थन में गए थे। जी जी तो वो मैं पहला बंदा हूँ मुमरा के अंदर। उसके बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद में लौट आ गया पूरा, ये हाँ। भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, क्या बाद में क्या वो जब, जैसे पहले लिमिटेड लोग थे, आप ही तो थे, हम तो जानते हैं कि हाँ, आपका नाम बहुत ज्यादा चलता था मैं कि था, हाँ मेरे कच्ची कुछ साहब। बंदे थे, मेरे जी कुछ जी साथी थे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके जरिए बोलूंगा, और खासदार श्रीकांत शिंदे के भी बोलूंगा, और जो जो पार्टी के लोग हैं बड़े, उनसे बोलूंगा कि मेरे तरफ भी ध्यान दिया जाए। नहीं, अभी जैसे चल रहा है, मान लीजिए कि एक गुट है अजीत दादा पवार और एक माननीय मुख्यमंत्री का है, यानी शिंदे गुट के नहीं, मैं उस वक्त बोल शिवसेना रहा हूँ, जैसे शिंदे गुट। आपने बोले युति नहीं होती है, हम्म। तो युति नहीं होती तो मेरे पे भी ख्याल किया जाए, मैं ये बोल रहा अगर युति नहीं होती तो मेरे पर भी ख्याल किया जाए। हूँ। यानी आपको अगर पार्टी आगे बढ़ाएगी तो आप आ सकते हैं। इंशाल्लाह लड़ूंगा, और मुमरा कलवा के जनहित के लिए लड़ूंगा,
ना कि मैं मेरे ओहदे के लिए लड़ूंगा। मुमरा कलवा के इतने मुद्दे हैं जो पिछले 15 सालों से यहाँ का जो आमदार है खाली खेल रहा है लोगों के। नहीं तो आप जनता के बीच में मान लीजिए कि आप अगर लड़ ही गए तो आप जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे? आपके पास क्या है? एक तो जैसे कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं, ये बताएंगे। उसके अलावा आपके पास क्या विजन है, क्या कुछ अगर आप एक सोच रखते हैं? सबसे पहला तो मेरा विजन टोरेंट के ऊपर है, क्योंकि उसका बिल मैं भी भर रहा हूँ। टोरेंट ने लोगों को इतना लाचार कर दिया है, उसकी कोई हद नहीं है। जो लोगों को, जो अभी देखो मुमरा के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो 10 से 15 हजार वाले 80% लोग हैं जी। 80% लोग हैं, यानी आपका कहने का मतलब कि जो लोग हैं उनके 10 से 15 हजार रुपए कमाई है वो, ये आप कहना चाहते हैं। और उसके अंदर ज्यादातर भाड़ोतरी है जी, और झोपड़पट्टी में रहने वाली है। तो ये इनको 8-8 हजार रुपया ये टोरेंट बिल दे रहा है, तो ये कैसा भरेंगे? तो मैं तो आपके चैनल से, और कल भी मैं मोइन भाई को बोला, मैं ये बोलता हूँ वो आमदार को आप दो मत। आप ना हिंदू मुस्लिम करो, ना कोई मस्जिद मंदिर के चक्कर में पड़ो। मैं ये बोलता हूँ कि जो कहे डंके की चोट के ऊपर कि मैं आने के बाद 6 महीने के अंदर टोरेंट हटाऊंगा, अगर नहीं हटाया हो तो मैं 6 महीने में रिजाइन दे दूंगा, उसको चुनो आप। और 6 महीने में बाद में उसका इस्तीफा ले लो, नहीं तो अपने शहर में मत आने दो उसको। तो ये आप ये मानते हैं कि टोरेंट यहाँ बड़ा मुद्दा है? मेन सबसे वो हर घर का मुद्दा है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, राष्ट्रवादी का भी है, शिवसेना का भी है, समाजवादी का है, कांग्रेस का है, एमआईएम का है, हर पार्टी का मुद्दा है टोरेंट। बाकी हाँ एनसीपी के जो, लेकिन हम ये देखते हैं कि सब टोरेंट तो करते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी। यानी कुछ लोगों की परेशानी है या सभी लोगों की परेशानी? मेरे ख्याल से 90% लोगों की परेशानी है। अभी हम लोग ये दोस्ती कॉम्प्लेक्स में रह रहे, हम लोग को 25,000 बिल आ रहा है, जबकि एमएसीबी था तो 7 से 8 हजार बिल आ रहा था। अभी 25,000 आ रहा है। तो साहब आपकी तो सरकार है, आप ये बात खासदार साहब श्रीकांत शिंदे साहब के सामने रखिए ना। अब हमने तो स्टार्टिंग आने के टाइम ही विरोध किया था। तो आप मानते हैं कि टोरेंट बहुत बड़ा मुद्दा? टोरेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर कोई ईमानदारी से अगर चाहे ना तो टोरेंट जा सकता है। नहीं, अभी खासदार का जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव से 1 या 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जो है मुमरा आए थे और उन्होंने कहा था कि हम चुनाव के बाद देखेंगे, इस पर देखेंगे। तो आप उन बोल तो सकते हैं, कम से कम बोल रहे, हम लोग बोल रहे हैं, मगर मुमरा के लोगों को हिंदू मुस्लिम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब मुमरा के लोगों को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री के साथ यहाँ का जो लोक प्रतिनिधि उसने भी बात करना चाहिए। जब महाराष्ट्र के अंदर के कुछ 500 टोल नाके थे, 400-500 या ऐसे कुछ टोल नाके थे, उसके अंदर से 70% टोल नाके बंद हो गए। सरकार ने किया ना पैसा देके, टोरेंट को भी हटा सकते। कितना होएगा टोरेंट का? 100-200 करोड़ होएगा, महाराष्ट्र सरकार दे सकती है। जब 500-500 करोड़, 1000-1000 करोड़ के पुल बनते हैं, बड़े बड़े निधि आती है। अभी देखो 2 बार हमारे यहाँ पे निधि आ गए 100 करोड़। तो टोरेंट हटाना कोई बड़ी बात नहीं, मगर दिल पे कोई वादा ही नहीं कर रहा है, कोई दिल पे ही नहीं ले रहा है इसका, टोरेंट का। आप कह रहे हैं कोई सीरियस नहीं ले रहा है? सीरियस नहीं ले रहा है। ये थे हमारे जो है क्या कहते हैं कि शिवसेना मुस्लिम संघ ठाणे शहर अध्यक्ष अनवर कच्छी साहब। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और इन्होंने एक बड़ी यानी चैनल के माध्यम से अनाउंसमेंट भी किया कि अगर पार्टी हमको चांस देगी तो हम भी आमदार का चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि मुमरा की पब्लिक मेरे को साथ देगी। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।